नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है, जिस कहानी का नाम है कोसी का घटवार कहानी। यह लेखक शेखर जोशी ने लिखी है। ये अनकही प्रेम की दास्तान है। इसके बारे में हम जानेंगे, तो हमारी वीडियो को देखने के लिए अंत तक ज़रूर देखिए। किस तरह से ये प्रेम की कहानी है। कोसी का घटवार जो है एक अधूरी प्रेम कहानी है। किस तरह से इनका अधूरा प्रेम रह जाता है कि भारतीय ग्रामीण समाज के जो प्रतिनिधि प्रेम कथा होती है, किन चक्रों में आकर, समाज के बंधनों में आकर किस तरह से ये अधूरा प्रेम कहानी है, अधूरी प्रेम कहानी, अधूरी प्रेम कथा रह जाती है। तो ये पहाड़ की प्रेम कथा है जो लेखक यहाँ पर लिख रहा है, जिसमें गुसाई और लक्ष्मा की अधूरी प्रेम कहानी को दिखाया गया है। और अंत में वो कैसे जो नायक है घटवार बन जाता है, कोसी का घटवार बन जाता है, वो हम जानेंगे। तो अंत तक कहानी देखेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगी। थोड़ा दुख जो है, दुख भरी कहानी है। इसका अंत जो है बहुत दुखांत है, दुख भरा अंत है, जिसमें दोनों कभी मिल नहीं पाते हैं, ये एक साथ नहीं आ पाते हैं। तो जानेंगे कि ये जब बिछड़ जाते हैं तो कैसे अचानक लास्ट में एक बार मिलना होता है, लेकिन वो मिलन ऐसा नहीं होता है कि वो प्रेमी प्रेमिका का हो रहा है, एक अजनबी की तरह मिलन होता है। और फिर वहाँ के बाद भी वो उसके बाद बिछड़ना ही होता है। तो कोसी का घटवार कहानी में हम लेखक का परिचय, कहानी का पात्र कौन सा है, उद्देश्य एवं कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु व्याख्या सहित जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय। तो शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में वर्ष 1932 में सितंबर माह में हुआ था। लगभग आज से 90 वर्ष पहले, 91 वर्ष पहले हुआ था। शेखर जोशी की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई थी। माध्यमिक की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में जोशी जी का EME अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया, जहां वे वर्ष 1986 तक सेवा में रहे। तत्पश्चात स्वैच्छिक रूप से पदत्याग करके वे स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। शेखर जोशी का निधन 90 वर्ष की उम्र में 4 अक्टूबर 1922 को गाजियाबाद में हुआ। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ पर 4 अक्टूबर 2022 में हुआ। मीन्स आज से लगभग 1 वर्ष पहले की बात है ये, जब ये इनका हुआ है। अब 2023 चल रहा है जिस समय हम कहानी को पढ़ रहे हैं, और ये 2022 अक्टूबर में इनको मृत्यु हो गई थी। शेखर जोशी की कई कहानियाँ जैसे दाज्यू, कोसी का घटवार, बदबू, मेंटल आदि ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों की लंबी जमात खड़ी की, बल्कि नई कहानी की पहचान को भी अपने तरीके से प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन, संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीदों से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी, कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति में जुड़ी रूढ़ियाँ, ये सभी उनकी कहानियों के मुख्य विषय हैं। शेखर जोशी की प्रमुख प्रकाशित रचनाएं निम्नलिखित है, जो हम देख सकते हैं। जो आज अभी हम पढ़ेंगे कहानी को, कोसी का घटवार पढ़ेंगे, जो 1958 में लिखी गई थी। साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार है 1990 में, मेरा पहाड़ 1989, डागरी वाला 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, एक पेड़ की याद 2015, प्रतिनिधि कहानियाँ और भी कई हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रमुख कहानियाँ थी वो हमने यहाँ आपको बताई हैं। अब इसी तरह से और जान लेते थोड़ी सी इनकी जानकारी। कोसी के घटवार 1958 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी जोशी जी ने कहानी संग्रह कोसी के घटवार से ली गई है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार हैं। कोसी का घटवार इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी पर फिल्म भी बनी है, जो कोसी का घटवार है। पूछ सकते हैं शेखर जोशी की जो किस फिल्म है, किस कहानी पर बन चुकी है, तो कोसी का घटवार कहानी पर मीन्स इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है।
कोशिका घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। पहाड़ के ऊपर की पहाड़ी लोग कैसे रहते हैं उसकी कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है, अधूरी प्रेम कथा है। कोशिका घटवार को चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जा सकता है। जैसे हमने इससे पहले उसने कहा था, कहानी पढ़ी है, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आप उससे इसका मिलान कर सकते हैं। कोशिका घटवार पढ़ने के बाद उसने कहा तो को ज़रूर पढ़िए, जिससे आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। दोनों की प्रेम कहानी जो है अधूरी रहती, उसने कहा था कहानी में अधूरी प्रेम कहानी है। और इसी तरह से कोशिका घटवार की जो कहानी है ये भी अधूरी प्रेम कहानी है। लेखक जोशी जी ने नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो नई कहानी आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे। इनकी नई कहानियों में यथार्थ की झलक दिखाई देती है, एक सच्चाई की, रियलिटी की, वास्तविकता की झलक दिखाई देती है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है। ये पिछले फ्लैशबैक में सोचते रहते उसके बारे में कहानी है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की, जो पानी से चलती है। उस चक्की से अनाज वगैरह पीसा जाता है। जो अनाज होता है, गेहूं होता है, वो पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है। तो एक पंचक्की होती है जो पानी से चलती है और उसके बाद उस चक्की से अनाज पीसा जा रहा है। और ये चक्की घाट पर लगी हुई है, घाट पर लगी है, कोसी घाट पर लगी हुई है। कहानी के पात्र, इस कहानी में कुल 12 पात्र हैं, किंतु मुख्य 2 पात्र हैं, लक्ष्मा और गोसाई। तो आपको सिर्फ 2 का ही याद रखना है, लक्ष्मा और गोसाई के कुल 12 पात्र तो हैं। टोटल पात्र आपको पता होना ही चाहिए, 12 पात्र है, लेकिन सिर्फ मुख्य पात्र जो हैं वो 2 हैं, लक्ष्मा और गोसाई। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चल रहे हैं। जो कहानी है कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट हो रही है, इसकी शब्द के अनुसार व्याख्या सहित जहाँ जहाँ लगेगा हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कोशिका घटवार शेखर जोशी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झाँकर देखा, जैसे जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेदी परत बैठी हुई थी। तो यहाँ पर ये चक्की के बारे में वर्णन किया गया है। जो आटा पीसने की चक्की होती है, आप लोगों ने देखा होगा गांव ग्रामीणों कहीं से, अगर आजकल तो हमारे पैकेट में आटे आने लगे हैं, पैकेट उठा के शहर में तो वैसे लाने लगे, लेकिन ग्रामीण एरिया में आज भी चक्की पर आटा पिसवाने के लिए, गेहूँ पिसवाने के लिए जाते हैं। जैसे गेहूँ की चक्की होती है तो गेहूं पे चक्की पीसने वाला जो इंसान रहता है, तो उस पट्टी के पार्ट जो होते हैं, जो चक्की के पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ईंट टाइप के होते हैं, पत्थर के होते हैं, उसे बनाना पड़ते हैं। उन दोनों पार्टों को देखा जाता है, उठा के देखा जाता है कि किस तरह से आटा जो पिस रहा है सही से पिस रहा है। हाथ डाल के उस आटे को भी निकाला जाता है जिससे वो ज़्यादा पिस ना जाए और ख़राब हो जाए। इस तरह से वो सारी चीज़ें देखी जाती, वो एक क्रिया है किस तरह से आटा देखने की। तो इसी तरह से यहाँ पर दिखाया है कोशिका घटवार में, तो वो भी इसी तरह से वो इंसान देख रहा है जो पीस रहा है आटा। तो इसी तरह से उसके ऊपर से जब आटा पीस रहे होते, पूरा हम आटे में जो इंसान पीस रहा होता है उसके ऊपर भी आटा आ जाता है, बालों में, कपड़ों में, क्योंकि उनके कपड़े भी थोड़े अलग ही रहते हैं उस टाइम के पहनने के लिए, फिर भी उनके ऊपर आटा आ रहा होता। पूरी तरह से बालों में, हाथ पे, मुंह पे ही तरह से आटा लगा हुआ था। हल्की सफ़ेद परत बैठ जाती है आटे की, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद आटा होता। गोसाई, और ये इंसान कौन है, गोसाई है, आपको पता होना चाहिए। इस समय गोसाई ही ये सारी क्रियाएं कर रहा है। बार बार बेकार में आटा उलटता पलटता रहता है और देखता है कि तो अभी जो गेहूं की चक्की है वो धीरे धीरे चल रही है।
तो अब देख रहे हैं आगे क्या होता। खंबे का सहारा लेकर वह बुदवाया, जस साला सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ आ गया। कैसी अनहोनी बात है, जो पवन चक्की चल रही है, मीस अभी तक ज़्यादा पिसा नहीं, क्योंकि वो धीमे धीमी गति से चल रही है पवन चक्की से जो आटा पिस रहा है। अभी इसलिए बोला कि 10 पसेरी भी नहीं हुआ है, सूरज अब सुबह से कहाँ तक आ चुका है, लेकिन आटा पिसने का नाम नहीं ले रहा है, ख़त्म होने का नाम ले रहा है। चक्की चल ही नहीं रही है, धीरे धीरे चल रही है, जिससे आटा धीरे धीरे पिस रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बात अनहोनी तो है, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं है। जून का महीना है, कैसा जून का महीना, गर्मी, सड़ी गर्मी का महीना है। आकाश में कहीं बादलों का नाम और निशान ही नहीं दिख रहा है और बहुत गर्मी हो रही। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हुए हैं, क्योंकि गर्मी से इतना सूखा पड़ा है। अब तक जो धान की रुपाई होती थी, चावल की बुआई होती थी, चावलों को खेत में गाड़ा जाते, उसकी रुपाई जो होती थी वो सब कुछ हो जाता, लेकिन अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारे नदी नाले सूखे पड़े हैं। उनमें पानी कैसे दिया जाता है, क्योंकि चावलों के खेत में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें पानी लगाने के लिए, चावलों की खेती के लिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी हो पाता है, इसलिए नाले सूखे पड़े। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही हैं। जो कि खेतों की सिंचाई तो दूर की बात है, जो बीज डाले हुए थे क्यारियों में बना कर कि हमारे पौधा आएगी, वो भी सूखे जा रही हैं। छोटे नाले, गूले के किनारे के घाट महीनों से बंद है। छोटे नाले जो थे वो सारे महीनों से बंद है, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा है। कोसी के किनारे ही गुसाई का यह घाट, पर इसकी चाल ऐसी है कि लड्डू घोड़े की चाल को मात देती। जो लड्डू गोपाल का घोड़ा आता है उसकी चाल को भी मात दे रही है। इसके घट की जो चक्की है, घट जो है इसकी चक्की, घट मतलब चक्की, तो इसकी चक्की भी ऐसी ही चल रही है, क्योंकि पवन चक्की है, उसमें पवन चक्की के लिए भी उसकी चक्की जो धीरे चल रही है, पवन से चल रही है, पवन चक्की बनी हुई है, तो वो अब धीरे चल रही है, इसलिए घोड़े की चाल भी कम है। चक्की के निचले खंड में छिच्चर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथनी इससे ज़्यादा शोर करती है। जो अच्छे खाते पीते जो ग्वाले होते हैं उनके घर में जो दही मथा जाता है, हाथों से मथा जाता है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं घरों में, लेकिन पहले हाथों से मथनी से वो रई के साथ मथा जाता था। उसका शोर खच जो होता था इससे अच्छा होता था, लेकिन ये जो आवाज़ आ रही है उससे भी कई गुजरी है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए, क्योंकि नदी पर है, कोसी नदी पर है, और अगर नदी के पार भी कोई बात बोल रहा है तो यहाँ सुनाई दे रही है, क्योंकि इस जो चक्की लगी हुई है, घट लगा हुआ है, कोसी पर उसका घट लगा है, तो वो भी इतनी आवाज़ नहीं दे रहा है, बस मामूली सा चला ही जा रहा है। छप 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 पुरानी फौजी पैंटों को घुटने तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। पानी में चलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती, छप छप छप। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है, पानी की हर एक बूंद की कीमत है। यहाँ पर बताया गया है कि आज भी हमारे जीवन में आप देख सकते हैं जोड़ कर, अगर पानी ना हो हर तरफ हाय हाय कार मच जाती। एक दिन आप पानी को बंद कर दीजिए अपने घर में तो किस तरह का माहौल आ जाता है। ऐसा लगता है हमारे चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, न नहाने के लिए पानी है, न खाने के लिए पानी है, खाना बनाने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी है, ना इस तरह से हर तरफ सूखा है। तो मीन्स आज के समय में भी हमें भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे जीवन में भी बूंद की कीमत होती है। इन दिनों प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की कूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया, जहां से पानी निकल रहा था उस निकास को बंद कर दिया, और फिर कूले के किनारे किनारे चलकर घाट पर आ गया, अपने घाट पर आ गया, अपनी चक्की पर आ गया।
क्योंकि वो नदी के पास ही था। उसने अपनी चक्की लगा रखी थी। अंदर जाकर उसने पाटों के वृत्त में फैले हुए, वृत्त मतलब गोल आकार, वृत्त क्या होता है, सर्कल, तो पाटों का जो सर्कल था, पत्थरों का सर्कल था, फैले हुए आटे को बुहार कर मतलब उठाकर ढेर में ही मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आ गया कि जो खप्पर रखा हुआ था, जहाँ पर जो गेहूं पीसने के लिए किसी का भी गेहूं पीसने के लिए आटा आया हुआ था, गेहूं पीसने के लिए आया था, तो वो अभी थोड़ा बहुत बाकी था, वो पिसा हुआ नहीं था, गेहूं शेष बचा हुआ था। दूर रास्ते पर एक आदमी सिर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो यहाँ लंबर देर से आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। तो दूर रास्ते पर एक आदमी आ रहा था, पिसान रखे कि इस घट पे आकर, इस चक्की पर आकर पिसा लेगा। तो गुसाई ने उसको सुविधा का ख्याल रखा कि यहाँ तक आएगा, फिर मैं मना करूँगा। तो उसने आते हुए देख लिया, तो उसने वहीं से आवाज़ दे दी, हे वो यहाँ लंबर, जो लंबर है, नंबर है, देर में आएगा। यहाँ 2 दिन का पिसान जो है, पिसना अभी जमा है। ऊपर जो उमेद सिंह की जो घट है, चक्की है, वहाँ देखा उमेद सिंह की चक्की पर दे लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब उस ऊंचे स्वर में पुकार कर वे बोले, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? मीन्स हमारा जो पिसान है बहुत ज़रूरी है, क्या हमारा पहले नंबर नहीं लगा सकते? इस तरह से वो पूछ रहे। जैसे जाते हैं आज भी गाँव में या शहरों में भी कहीं कहीं चक्कियाँ देखने को मिलती हैं, कुछ लोग पिसवाते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा नंबर पहले लगा देना, हमारा पिसान जो गेहूँ है वो पहले पीस देना। गुसाई होठ ही होठ में मुस्कुराया, साला कैसे खींचता है जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, हाँ ज़रूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ कि ऊपर जाकर तुम पिसवा के आ जाओ, यह ज़रूरी का भी बाप रखा हुआ। वह आदमी लौट गया, अपना जो गेहूँ लेकर लौट गया और जहाँ उसे पिसवाना हो आगे की ओर चला जाता है। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के चलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुट-गुट करता धुआं उड़ाता रहा और पीता रहा। खसर खसर चक्की की पाट, जो चक्की का पाट था, चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिरने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिच्चर छिच्चर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। जो कोसी नदी का बहाव था, उस बहाव में भी, उसकी लहरों में भी कोई ध्वनि, कोई आवाज नहीं आ रही थी। रेती पाथरों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का अप्रिय स्वर नहीं यहाँ पर दिखाया गया। ऐसी धूप की कोई भी एक चिड़िया तक नजर नहीं आ रही थी, इतनी तेज धूप हो रही थी। एक प्राणी का, एक किसी इंसान का स्वर तक सुनाई नहीं दे रहा था, एक चिड़िया का स्वर नहीं सुनाई दे रहा था, किसी जानवर का स्वर नहीं दिखा रहा था। ऐसा वीरान पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, इतनी तेज धूप थी। जेठ की धूप थी, जेठ के महीने की धूप थी। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े पिसाने के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बात का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। वो अकेला है, बस पीसता रहता है, उसकी कोई न परिवार है न कोई कुछ है। सूखी नदी के किनारे ये वह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही मतलब इसके साथ जिंदगी भर यही अकेलापन रहेगा। वही जिसे अपना कह सके, ऐसा किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, मतलब उसका ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना कह सके। सिर्फ अकेलापन ही है वह उसका अपना, जिसे वो कह सकता हाँ मेरे साथ है कोई, वह मेरा अकेलापन, यह है मेरे साथ अकेलापन और कोई नहीं है।
पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं है। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं हो, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। ऐसे मालिक का क्या हो मतलब, सिर्फ अकेलापन ही है। ना उसके पास पालतू बिल्ली है, उसकी आवाज़ नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर द्वार नहीं है, न बीवी है न बच्चे है, कोई भी नहीं है। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, जब दिल होता खा लेता, नहीं होता नहीं बनाता और नहीं खाता। भूख लग भी रही होता तो मन नहीं होता बनाने को तो बनाता नहीं। ये सारी बातें वह सोच रहा है। कौन सोच रहा है आपको पता ही है। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ कर गुसाई ने खोला। गूल में चलते हुए घोड़ा थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी ने उसे भीगी पैंट की अश्लीलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। जी पैंट पहने हुए, फौजी की पैंट पहने हुए, इसी पैंट की वजह से उसे अकेलापन मिला। नहीं याद करने का मन नहीं करता उन पुरानी बातों को। पुरानी जो बातें हो गई वह भूल गया है। वह हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। एक बार जब हवलदार आए थे तो उसने फौजी पैंट को पहने हुए देखा था और फौजी बनने की बात सोची थी। इसलिए जब फौज में भर्ती हो गया था तो वह अपनी प्रेमिका से अलग हो गया था। आज वही अकेलापन उसे खाए जा रहा है। नहीं याद करना चाहता उन सारी बातों को। आज अपना रिटायरमेंट भी हो चुका है और आज वो अकेला है, सिर्फ अकेला, और अकेलापन ही उसके साथ है। तो नहीं याद करना चाहता, इस पैंट को याद नहीं करना चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। याद कर लो, एक और करेक्टर का नाम आया, या धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था कि मैं फौज में जाऊंगा, ऐसी ही पैंट पहनूंगा। मतलब एक पैंट के खातिर वो फौजी बन गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया था। मिस फौजी तो बन गया था, लेकिन पैंट तो मिल गई थी, लेकिन उसका जिंदगी का अकेलापन हमेशा के लिए उसके साथ आ गया था। सिर्फ मरते दम तक शायद यह अकेलापन ही उसके साथ रहेगा और ये पैंट रहेगी। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है। उस बार की छुट्टियों की बात फिर सोचने लगता है। कौन महीना? हाँ, वैसाखी था। सर पर क्रॉस, खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किश्तीनुमा टोपी का तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आ गए थे। जब वो फौजी बनकर लौट आया तो उसे छुट्टी मिली थी, लीव पर आया था। चाचा का गोट एकदम भर गया था। ठसा ठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों के बिठाने के लिए खूब याद है। आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे, उसे देखने के लिए आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं थी जिसे खोज रही थी उसकी प्रेमिका नहीं थी। वो बन तो गया था, उसकी लीव पर आया था, पहली बार आया था, तो सब उससे मिलना है। पूरे गांव आते हैं बच्चे बूढ़े मिलने के लिए, हर कोई आया था। सिर्फ नहीं आती है तो उसकी जो प्रेमिका है वो नहीं आती है। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। नाला पार करके अपने गांव से भैंस की कटिया जो होती है, भैंस का बच्चा जो होता है, वो खो गई है। उसे खोजते खोजते उसके बहाने से दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुड्ढे नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। मतलब यहाँ पर लक्ष्मा आती तो है लेकिन उससे मिल नहीं पाती है। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा के पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से
कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर फावत के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटनों पे सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए लहरे लाल लाल काफला खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बहा की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता? तेरे लिए खलमल की कुर्ती ला दूंगा मेरे सिवा या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा का मखमल, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, पुरानी बात है, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता, लेकिन तेरे लिए मखमल की ला दूंगा, कुर्ता ला दूंगा, जो मखमल का कुर्ता जो है वो ला दूंगा मेरा सुआ या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार करके रमुआ ने जो तुरंत इशारा लेकर उसे बिहाने आया था, जो इसका दूर पति बन गया था, उसने ही पहनाई होगी। मैं तो नहीं पहना पाए। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश के बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दी? लक्ष्मा के बाप ने कहा था, कैसे उसको दे दी? परदेश में वैसे उसे कैसे ब्याह दिया? उसके बाप ने कैसे शादी कर दी? उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बाल चलवाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है, या शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चला आया था। रमडे थे उस दिन, हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेश करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने का अपराध में सोचते सोचते गुसाई बदबुलाया, साला एडजुटेट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ दज्जू की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया था, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहे कि वह गंगनाथ का जाकर लगा कर प्रायश्चित कर जरूर करे। गंगनाथ चली जाए, गंगा में चली जाए, वहां पर जाके, क्योंकि उसने गंगा की कसम खा ली थी कि तुम जैसा कहोगे वही करूंगी। लेकिन वो शायद भूल गई थी, उस कसम को खाकर उसने किसी और से विवाह कर लिया था अपने पिता के कहने पर। तो अब जब भी कभी मिलेगी तो उससे ज़रूर कहूँगी कि गंगनाथ जाकर अपना पापों का प्रायश्चित ज़रूर कर ले, अपने पाप धो ले, क्योंकि देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ मिलता है? कुछ लाभ नहीं मिलता। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया है, और ऐसे ही लक्ष्मा के साथ भी हुआ। वो शायद इसलिए गंगनाथ के कोप में आकर वह भी फल फूल नहीं पाई और उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पर लक्ष्मा ने कब भेंट होगी ये वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं, गांव की ओर से जाने में उसका मन नहीं होता। जो उसके गोसाई है, उसके साथी जो हैं नौकरी में चले गए, मैदानों में चले गए हैं, लेकिन अब उसके साथ का कोई भी नहीं है, इसलिए उसे अपने गांव जाने का मन भी नहीं करता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उससे अच्छा नहीं लगता कि लक्ष्मा के बारे में मैं किसी से पूछूं तो उस बारे में उसे पूछना अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफ़र लेने वालों के लिस्ट में नायक गुसाई का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल तक ऐसे ही वह इधर से उधर घूमता रहा, अपना तबादला इधर से उधर करता रहा, ट्रांसफ़र इधर से उधर करवाता रहा, लेकिन कभी अपने गांव नहीं आया। पिछले बैसाख में ही एक गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों का लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। पहले वो इतना नौजवान गया था, काले बाल थे, लेकिन अब खिचड़ी बन गए, कहीं कहीं सफ़ेद बाल आ गए। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया था, जो लक्ष्मा का एक हट था उसे अकेला बना गया।
आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। ये सब शायद उसके पास कोई और था, उसका सुनने वाला होता, इस अकेलेपन का साथी होता तो उसे इस अनुभव को, इस फील को सुना पाता। पर नदी किनारे ये तपती रेत, ये जो नदी किनारे की तपती धूप में तपती रेत होती है, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम के निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान, कोई एक आदमी भी नहीं है, सुनसान है, सुनसान भरा हुआ, कोई आवाज नहीं है। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा, वो फ्लैशबैक में चला जाता है, अब पिछली बातों को सोच रहा होता है, एकदम ये सारी चीज़ कहाँ पर है, अभी खटवार पे है अपनी, जहाँ पर उसकी चक्की है, सोच रहा होता है, एकदम उसका ध्यान टूट जाता है। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों कहे, वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था, इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मांग में आ पहुंची थी। पहले उसने सोचा कि जो ये आ रही है, औरत आ रही, चलती चली, उसे मना कर दे, लेकिन वहीं से जब लोग बोलते हैं पीस दो से बार बार सुनने की आदत सी हो रही थी, अजीब लग रहा थी। मैं नहीं बोल रहा, अब वो कहाँ से उस पगडंडी से उस नदी के मार्ग वाले रास्ते पर आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई खट के अंदर चला गया कि चक्की की आवाज जो बदल रही थी कि उसमें जो दाना जो गेहूं डाला हुआ था वो मतलब है कम हो गया, इसलिए जो आवाज बदली थी उसका मतलब ये था कि अब उसमें थोड़ा सा गेहूं और डाल दो जिसमें उसका अनाज पीसा जाए। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्य वाले थैले को उलट कर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काट की चिड़ियों को उलट कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटों को थैले में भरने लगा। आटा पिस गया था, उसे दूसरा आटा पीसना था, इसलिए अनाज का बोरा जो दूसरा था वो डाल दिया था और उस आटे को थैलों में भरने लगा। घन के अंदर मथानी की छिच्चर छिच्चर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पार्ट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर जो चक्की का द्वार था उसके इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्थ, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए घर पर आटा नहीं है। कि कब बारी आएगी जी, बता दीजिए, रात की रोटी के लिए मेरे घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे किसी उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा कि परिचित जान पहचाना सा स्वर लग रहा है, आवाज लग रही थी, इसलिए वह चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है। कपड़े में पिसान ढीला बदा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन उसे आशंकित होता। अपनी शंका का समाधान करने के लिए उसे सही से देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी आशंकित, कहीं ये लक्ष्मा तो नहीं। अपना शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काट की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसी हुई अन्य का चूड़ फैल रहा था। अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। जो चूड़ था, आटा था, वो छा गया था, पूरे शरीर पर छा गया था, मुंह पे लग गया था, बालों पे लग गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे नहीं पहचाना। जो लक्ष्मा आई थी उसे नहीं पहचान पाई थी। उसे दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर रखे हुए गुसाई के उत्तर पाने के लिए आतुर थी। मतलब तेज धूप बाहर हो रही थी, लेकिन बोझा सर पर रखा हुआ था और उत्तर पाने के लिए आतुर थी कि गुसाई उसे उत्तर दे। उसे नहीं पता था ये वही गुसाई है। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौट कर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। कि नकारात्मक उत्तर मिलता कि हम नहीं पी सकते, कहीं और ले जाओ, तो इसलिए वो कहीं और चक्की पर चली जाती। दूसरी बार के प्रश्न में गुसाई ने टाल पाया।
ना टाल पाए, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुयत विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने के लिए लौट पड़ी। गुस्साई ने झुककर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री का एक झलक देकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते देखता रहा और फिर अपने हाथों तक सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर कि किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, पर तू आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल बज गई। इस बार आवेद न तीव्र तक वह स्वयं को न रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के बाद पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया तो स्त्री ने आवाज नहीं सुनी। इसी बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इस नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह भी थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उससे केवल भ्रम हुआ। उसी ने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखा ही बाहर निकलकर उसने आंचल के कोरे से मुंह पोंछा। तेज धूम में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ के गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई ने की उदारता के कारण डरी सी होकर ही उसे जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारा बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर आता, मीन्स नंबर आता। अब यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, तुमने मेरा बहुत उपकार कर दिया। पता नहीं मैं आगे की चक्की पे भी जाती तो पता नहीं कितनी देर में नंबर आता। आजाद संतति के प्रति दिए हुए आशीर्वचनों को गुसाई के मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इसी कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहो तेरे बाल बच्चे। लक्ष्मा मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमांडती आदि को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में कहा जैसे वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि सुखाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लवित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखकर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वैसे देखे जा रही थी, आश्चर्यचकित होकर देखे जा रही थी जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई है जिससे वो प्रेम करती थी। वो आज यहाँ मिला है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? मतलब अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि पिछले साल मैं आ गया, मेरे यहाँ से छुट्टी हो गई, ट्रांसफ़र, मतलब मेरा तबादला होता रहा, मैं कई साल करता रहा काम, और इसके बाद अब रिज़ाइन मेरा हो गया, ड्यूटी ख़त्म हो गई। तो अब मैंने सोचा कि अपना वक्त काटने के लिए, समय काटने के लिए एक चक्की लगा लेता हूँ, अकेला क्या करूँगा। पूछा, अब तेरे बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरी एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों में एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आगे कुकुरेता रहा। बातों क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? तब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप
तब वह सर नीचा की आंसू गिरने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। मतलब वो रोने लगी थी जब उसने पूछा कि तू कितने दिन मायके रहेगी, क्योंकि उसके ससुराल में उसका पति मर गया था और ससुराल वाले उसे रख नहीं रहे थे, सिर्फ मायके में माँ रख रही थी और माँ भी अब जा चुकी थी। मतलब उसका ये सुनते ही कितने दिन रहेगी तो उसे खुद नहीं पता था कब तक रहेगी, क्या उसकी जिंदगी में लिखा हुआ। ये सब सोचते हुए वह रोए जा रही थी। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में छड़े सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा, आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी कि उसे क्यों नहीं पता चल सका कि ये सुहागन नहीं विधवा हो चुकी है। क्यों उसने ऐसे प्रश्न कर लिया इससे जो ये रोए जा रही है। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया था जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल माँ श्रोता बनकर रह गया था, सुनने वाला बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगे। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी ने, जो जेठ और जेठानी थे मेरे पति के बड़े भाई और भाभी थे, से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने का रह गया। एक मेरा बच्चा है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब कर मर जाती। जंजाल करता कि मैं कहीं नदी में कूद कर कैसे ही मर जाती, लेकिन मेरे पीछे जो है मेरा बच्चा है, उसके लिए ही मैं जिंदा हूँ कि उसका क्या होगा। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हूँ। गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। काका काकी भी नहीं होते, अपने परिवार वाले भी नहीं होते, वो कोई भी हो, चाचा चाची हो, कोई भी हो, कोई भी अपना नहीं होता। जी बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हुई, जो मेरे बाबा की, मेरे पिता की जायदाद है, उनके भाइयों की आंखें लगी हुई हैं। वो सोचते कब लक्ष्मा यहाँ से चली जाए, क्यों आ गई और उनकी जायदाद भी हम ले ले। वो नहीं सोचते ये हमारे भाई के बच्चे हैं। मतलब वो ये सारी चीज़ें कहना चाह रहे, कहीं मैं हक न जमा लूँ, मतलब मैं यहाँ हक न जमा लूँ, ज़मीन जायदाद न ले लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। जंगलात का सीधा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूँगी। जंगलात में जो भी सारा ढोना होगा, जो भी काम होगा, मैं जंगलों का काम कर लूँगी, उससे गुजर कर लूँगी। किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। मैं खुद अपने आप मेहनत मजदूरी कर कर अपने बेटे को पाल लूँगी, लेकिन किसी की आँख का कांटा नहीं बनूंगी। मुझे ये ज़मीन भी नहीं चाहिए जो मेरे पिता की है, तुम ही रख लो। इसके चक्कर में तुम मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ कुछ मत कर देना। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूति पूर्व दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़ीम के वृक्ष के पीठ टिका लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठ गई। गुसाई सोचने लगा 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है कि 15-16 वर्ष का समय जो है अब बीत चुका है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का सुर के कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही थी, बात को बदलना चाहता। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अंट ढकी ढालों से वो छन का धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीन में डुबो रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहेगा। दोपहर तो बीत चुकी थी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। अब 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा उधर धूप लग रही है तो उधर आ जा छाँव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं 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 ठीक है कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ वह दूसरी ओर देखने लगा था। घट के कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। अब लक्ष्मा का वो अनाज पीसने लगता है, किसी और का नंबर काट के कि उसे लक्ष्मा का अनाज पीसना था। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया। कहाँ पर घट के किनारे जाता है, गुल के किनारे जाता है, अंजुली जो हथेलियों में भरकर पानी पी लेता है।
और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आगे के टिकट लौट आया। बर्तन लेकर आग के निकट लौट आता है, कुछ बर्तन लेकर आ जाता है। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई। एक काली पुती बटलोई में पानी डालकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुँह करके कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है। चाय का समय और टाइम मतलब वहाँ पर आम भाषा में बोला जा रहा है, बोली में बोला जा रहा है। टाइम मतलब टाइम, समय हो रहा है। पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी हुई है और लकड़ी इकट्ठा करके उसने आग जलाई रही थी। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सट कर बैठा हुआ है, क्योंकि वह दूध लेने चला गया था। दूध लेकर आता है तो अब उसके पास उसके एक 6-7 वर्ष के बच्चे को बैठे हुए देखती है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार इनकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंडलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रहे, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया और एक थाली में आटा लेकर वह कूले के किनारे बैठा उसे गूंथने लगा। महल के पेड़ की ओर आते समय उसके साथ में 1-2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों के से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा से ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई न कह सका और वह खुद यहाँ पर लक्ष्मण रोटी पकाने लगती। वह खड़ा खड़ा उस रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरी की रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो निश्चित आकार की फौजी लंगर की चपाती या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम अलग थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी की कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया था। वह सारी चीजें देख रहा था, महसूस कर रहा था उन भावों को जो लक्ष्मण इस समय रोटी बना रही थी। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आए तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। जो आटे में सने हाथ थे उन्हें धो रही थी, वॉश कर रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथों में चाय का मग था में टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आगे स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैंने तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसने झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अंधकार हो। नाना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच से लक्ष्मण से आपत्ति प्रकट कर दी। ओहो, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने नवासी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। बच्चे को भूख लग रही थी इसलिए बोल दिया, कहाँ बनाकर रोटियां रखी थी? मैं तो यही खाऊंगा। उसका कहने का मतलब यही था। चुप, आंखें तरेर का लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यपद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा था। मतलब वो अपने घर की स्थिति को छुपा रही थी कि वो रोटियां बनकर आई थी तो रोटियां मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। तो लेकिन बच्चा बोल देता, घर में तो रोटी बना के ही नहीं आती। बच्चा भी बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था कि जब तक माँ अनुमति नहीं देगी तब तक वह नहीं खा सके। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर बच्चा रोटियां लेने से संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। अब मर जा, ले जा, खा ले। उस तरह से वो बोलते हुए इस तरह से वो रोटी लेने के लिए बोल देती है। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के
हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कहा, लोग ठीक ही कहते, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट कर दी कि साग सब्जी होती तो एक आध रोटी और खा देता, रही सिर्फ गुड़ के साथ खा रहा। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता कि अच्छी तकदीर लेकर पैदा होता ये बच्चा, तो मेरे भाग क्यों पड़ता। इसे ऐसी ही सूखी रोटियां ही तो मिलेंगी। दिन से घर में तेल नमक नहीं है, 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले तो आज ले आऊंगी कुछ सौदा। कि आज मुझे थोड़े से कहीं से पैसे मिले तो आज कुछ सौदा लेके आऊंगी, क्योंकि 2 दिन से तो तेल नमक तक नहीं है घर में। इसका भाग ही पता नहीं कैसा है। हाथों में अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकाला कर उसकी ओर बढ़ाते हुए, ले काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। तो कह रहा है मेरे पास मनी ऑर्डर दफ्तर से आ चुका है, जो मुझे पेंशन मिलती थी वो आ रही है, तू रख ले, मुझे और आ जाएगा। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, ये तो बात चली तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? मतलब इतना कमाया, सब कुछ दिया, मतलब कोई हिसाब नहीं है, पर क्या फायदा? किसी काम के नहीं आया, किसी के काम नहीं आया है इस चीज का, मेरी दौलत का जो मैंने कमाया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी, मतलब पैसा किसी काम नहीं आया तो एकदम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाने के काबिल है। अगर किसी की सहायता की जाए तो वो एक किसी मुकाम पर पहुंच जाता है। वो पैसा भी किसी की सहायता से वो भी स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए अपने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। जी पेट किया है घट के खप्पर की तरह, जितना डालो कम हो जाए। अपने प्राय प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है। दिन कटने के लिए जो अपने पराये, जो अपने लोग हैं, जरा हंस के भी बोल दे तो तब भी दिन कट जाते हैं। तो इस तरह से वो बोल देती। गोसाई ने गौर से लक्ष्मण की बुक की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सिपाहों से बनकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा से वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शक भरी दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी नीची आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया। अब सहायता तो ऐसे नहीं करना चाहती थी, वो आटा मिलाकर सहायता कर रहा था कि थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ। और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। बांध जहाँ पर बना हुआ था वहाँ पर देखने लगता है। जो डैम होता है, बांध क्या होता है, इंग्लिश में डैम बोलते हैं। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखा। उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था, इसलिए वो हाँक देता है, आवाज देता है। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट आया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर टिटक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी और अटक कर बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई का चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का
जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना, जिसलिए तुमने गंगनाथ की जो कसम खाई थी उसकी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। जो हमारे पूत हमारे बच्चे होते हैं, जो देवी देवताओं का कोप आ जाता है, श्राप आ जाते हैं, उससे बचे रहते हैं। जैसे तुमने एक बार कसम खा ली थी, उसके लिए प्रायश्चित कर लेना, माफ़ी मांगाना। लक्ष्मण की बातें सुनने के लिए वह नहीं रुका और वह बांध की ओर चला जाता है। पानी तोड़ने वाले खेतियार से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काट की चिड़िया अब भी किटकिट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथनी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहाँ कोई स्वर नहीं, सब सुनसान। इस तरह से वो अकेलेपन का साथी लिए हुए वहीं खड़ा रहा और इस तरह से अपनी प्रेमिका को चाहते हुए देखता रहे। तो आपने देखा बच्चों किस तरह से ये कहानी है, किसी तरह से कहानी दिखाई। ये अनकही प्रेम की दास्तान है जो हमेशा चलती रही है और गोसाई और लक्ष्मण की अधूरी प्रेम कहानी है। कैसे वो एक फौजी से कोसी का घटवार बन जाता है और उसका अकेलापन साथी बन जाता है। कैसे गोसाई का अकेलापन साथी बन जाता है। एक अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एक दुखद भरी दास्तान है ये, जिसका अंत जो होता है दुख भरा अंत होता है। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कमेंट करिए, हमारी वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को ज़रूर बताइए, जिससे वो हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। हमारे चैनल का आपको नाम पता ही है, अमरीन पाठशाला है। इसमें अनेक प्लेलिस्ट मिलेगी। यूजीसी नेट की तैयारी से रिगार्डिंग आपको अन्य प्ले लिस्ट भी मिलेंगी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। व्याकरण से संबंधित आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे भी हैं आपको अन्य कई प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, तो हिस्ट्री की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का दिल मंगलमय रहे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ रहे मस्त रहे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।